Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, रीट शिक्षक भर्ती 2021 हेतु शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 3 आज हम हल करेंगे, जो कि दोनों लेवल के लिए है और इस पेपर में आपको पूरे 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो टारगेट कितना रहना चाहिए कि भाई 25 क्वेश्चन आपको सही करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखेंगे, आपके प्रश्न संख्या 1 है, किस विधि में भाषा व्यवहार पुष्टि के लिए पखवाड़े तक कार्यगोष्ठी की जा सकती है? सैनिक विधि में, समूह शिक्षण विधि में, ध्वन्यात्मक विधि में और दूरस्थ शिक्षण विधि में। तो प्रश्न संख्या 1 में आपको सही आंसर देना है। कौन सा विकल्प आपका सही है? देखिए, प्रश्न संख्या 1 में जो राइट आंसर है वो रहेगा चौथा विकल्प। जो दूरस्थ शिक्षण विधि होती है इसमें पखवाड़े मतलब लगभग 15 दिन तक कार्यगोष्ठी की जा सकती है भाषा व्यवहार की पुष्टि के लिए। तो चौथा विकल्प आपके प्रथम क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। तो साथियों, दूसरा क्वेश्चन, सृजनशीलता के विकास के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? रंगों की पहचान के खेल खेलना बंद करना, चित्र पठन करना, वाद्य की सहायता से व्यायाम करना और खिलौने बनाना। खिलौने है यहाँ पे ना। तो बताइए प्रश्न संख्या 2 में आपका कौन सा विकल्प सही है जो कि सृजनशीलता के विकास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है? तो दूसरे क्वेश्चन में जो राइट आंसर है यहाँ पर भी आपका चौथा ही विकल्प सही है, क्योंकि सृजनशीलता खिलौने बनाने से तो आ जाएगी, लेकिन साथियों वाद्य की सहायता से व्यायाम करने में सृजनशीलता नहीं आएगी, चित्र पठन करने से नहीं, खेल खेलना बंद करने से नहीं। इसलिए ओनली यहाँ चौथा विकल्प ही दूसरे क्वेश्चन में राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। तो चलिए आपके तीसरा क्वेश्चन, लेकिन वापस सभी को याद दिला दूँ कि संडे के दिन जो मेगा टेस्ट लिया जाएगा, बिल्कुल आप उसके लिए अभी से तैयार रहे। ऐसा टेस्ट है ये कि मेरा संपूर्ण जो ज्ञान है उसमें निचोड़ के ला रहा हूँ। तो साथियों ज़रूर से ज़रूर देखिएगा संडे के दिन सुबह 8 बजे 25 जुलाई को। तो चलिए प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सी एक परीक्षण की तकनीकी विशेषता नहीं है? विभेदीकरण, वेधता, वस्तुनिष्ठता और मितव्ययिता। तो बताइए प्रश्न संख्या 3 में आपका कौन सा विकल्प सही है? यहाँ पर तकनीकी विशेषता एक परीक्षण की जो नहीं होती है वो आपको बताना है। तो देखो, विभेदीकरण भी होता है। विभेदीकरण का मतलब है कि जो सामान्य बुद्धि है, जो फिर मंद बुद्धि है, जो प्रतिभाशाली छात्र है, उनके मध्य विभेद करना। वेधता भी होता है, वस्तुनिष्ठता भी होता है, लेकिन साथियों मितव्ययिता एक परीक्षण की तकनीकी विशेषता में शामिल नहीं होता है। तो आपका जो चौथा विकल्प है प्रश्न संख्या 3 में वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम प्रश्न संख्या 4 पर। तो चलिए चौथे क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, शिक्षण सहायक सामग्री की सापेक्षिक प्रभावशाली को किसके द्वारा स्पष्ट किया गया है? त्रिभुज के द्वारा, शंकु के द्वारा, वर्ग के द्वारा और रेखा चित्र के द्वारा। तो प्रश्न नंबर 4 में आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। आपका कौन सा विकल्प इसमें सही रहेगा? देखिए, चौथे क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो रहेगा शंकु के द्वारा। एडगर डेल का नाम सभी ने सुन रखा होगा। एडगर डेल ने अनुभव शंकु दिया था। इसमें इन्होंने बताया था साथियों कि भाई छात्र किस प्रकार से कितना प्रतिशत सीखता है, कि भाई जैसे देख करके कितना सीखता है, सुन करके कितना सीखता है, क्रिया को करके कितना सीखता है, प्रत्यक्ष अनुभव से कितना सीखता है, सभी चीज़ें इन्होंने अपने अनुभव शंकु में बताई थी। तो आपका जो दूसरा विकल्प है प्रश्न नंबर 4 में वो सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 की ओर। तो चलिए 5वां क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से भाषा प्रयोगशाला का भाग नहीं है? श्रवण प्रकोष्ठ, परामर्शदाता कोष्ठ, नियंत्रण कक्ष और दूरदर्शन प्रकोष्ठ। तो बताइए भाषा प्रयोगशाला का भाग इनमें से कौन सा नहीं है? प्रश्न संख्या 5 में राइट आंसर का चयन कीजिए साथियों। देखिए, भाषा प्रयोगशाला में नियंत्रण कक्ष होता है, श्रवण प्रकोष्ठ होता है, परामर्शदाता प्रकोष्ठ होता है, लेकिन साथियों दूरदर्शन प्रकोष्ठ भाषा प्रयोगशाला में नहीं होता है। इसलिए ये भाषा प्रयोगशाला का भाग नहीं है और यही आपसे पूछा था। तो फिर कौन सा विकल्प आपका सही होगा? प्रश्न नंबर 5 में चौथा विकल्प बिल्कुल सही है साथियों। तो चलिए अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 6 को। आपके प्रश्न नंबर 6 है, इस प्रकार के प्रश्नों से
प्रश्न पत्र का निर्माण करना सरल होता है? निबंधात्मक प्रश्न, वर्गीकरण प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बताइए प्रश्न संख्या 6 में कौन सा विकल्प सही है? किस प्रकार के प्रश्नों से प्रश्न पत्र का निर्माण करना आसान हो जाता है? देखो राइट आंसर है आपका प्रश्न संख्या 6 में विकल्प संख्या 1। जो निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न होते हैं इसमें प्रश्न तो बहुत ही कम होते हैं और उनके उत्तर बड़े बड़े होते हैं, इसलिए साथियों आप निबंधात्मक प्रश्नों से प्रश्न का निर्माण आसानी से, प्रश्न पत्र का निर्माण आसानी से कर सकते हो। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है। जबकि जो बहुविकल्पीय प्रश्न है इसमें मूल्यांकन में बहुत ज़्यादा सुविधा मिलती है लेकिन प्रश्न पत्र निर्माण में बहुत दिक्कत आती है, मतलब बड़ा बनता है, इसलिए प्रथम विकल्प यहाँ सही रहेगा प्रश्न संख्या 6 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो चलिए 7वें क्वेश्चन को देखेंगे। आपके 7वां क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण कौन से सिद्धांत पर आधारित विधि है? प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित विधि है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित विधि है, संज्ञानात्मक अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित विधि है और उद्दीपक अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित विधि है। तो प्रश्न नंबर 7 में कौन सा विकल्प सही है? देखिए सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग जो है जिसमें अध्यापन कौशलों को सिखाया जाता है, ये विधि क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत पर होती है आधारित। क्यों होती है क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत पर? जैसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में पुनर्बलन दिया जाता है सीखने वाले को, उसी प्रकार से माइक्रो टीचिंग में भी पुनर्बलन देने का कार्य किया जाता है। तो विकल्प नंबर आपका जो 2 है वो आपका सही आंसर है साथियों प्रश्न संख्या 7 में। कमेंट करके बताइएगा सूक्ष्म शिक्षण के कितने सोपान होते हैं और सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है, इसके लिए आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। आपके 8वां क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 8 है, विश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ा जाता है, इस विधि में समय अधिक लगता है, इस विधि में नवीन समस्या का हल खोजा जाता है और यह एक तार्किक विधि है। तो बताइए जो विश्लेषण विधि है इसके संदर्भ में कौन सा कथन आपको असत्य लग रहा है? तो प्रश्न संख्या 8 में राइट आंसर का चयन करो साथियों। बताओ कौन सा आंसर आपका 8वें क्वेश्चन में सही रहेगा। सोच समझ के आंसर दीजिए, जल्दबाजी नहीं करनी है। देखो विश्लेषण विधि एक तार्किक विधि मानी जाती है, इसमें नवीन समस्या का हल भी खोजा जाता है। अगर हम विश्लेषण से किसी समस्या का हल करेंगे तो उसमें समय भी अधिक लगेगा, लेकिन साथ ही इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर नहीं बढ़ते हैं, बल्कि विश्लेषण विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ती है। इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना क्योंकि यहीं पर ये क्वेश्चन गलत करवाती है। तो इसलिए आपका जो प्रथम विकल्प है ये आपका राइट आंसर है 8वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 पर। तो चलिए 9वां क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। आपके 9वां क्वेश्चन है, निम्न में से परंपरागत विधि का चयन कीजिए। मॉन्टेसरी विधि, प्रयोगशाला विधि, पाठ्य पुस्तक विधि और उपयुक्त सभी। तो बताइए यहाँ पर परंपरागत विधि में कौन सी विधि रहेगी या सभी विधियाँ रहेगी? तो साथियों जिन्होंने सभी लगाया है उनके तो प्रश्न गलत हो गया, क्योंकि मॉन्टेसरी विधि प्राचीन नहीं बल्कि नवीन विधियों में आती है, परंपरागत में नहीं आती है। ना ही प्रयोगशाला परंपरागत में आती है, बल्कि पाठ्य पुस्तक विधि जो है ये आपके परंपरागत विधियों के अंतर्गत आती है। तो 9वें क्वेश्चन में आपका थर्ड विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 पर। लेकिन वीडियो जब पूरा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। अधिगम परिस्थिति का निर्माण करने का आधार है उद्देश्य, सहायक सामग्री, शिक्षण विधि और मूल्यांकन। तो अच्छी तरह से देख लीजिए प्रश्न को, जल्दबाजी नहीं करनी है प्रश्न को करने में, क्योंकि यहाँ पर आपका क्वेश्चन गलत हो कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए ऐसे प्रश्न। तो देखो अधिगम परिस्थिति का निर्माण करने का आधार शिक्षण विधि को माना जाता है। शिक्षण विधि के माध्यम से ही अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है साथियों। विकल्प नंबर आपका जो 3 है वो 10वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की ओर। तो चलिए 11वें क्वेश्चन को देखेंगे। देखो और कहो विधि से सीखा जाता है शब्द पठन, वाक्य पठन, रचना पठन और लेखन पठन। तो देखो और कहो विधि से क्या सीखा जाता है? 11वें क्वेश्चन में आपको सही आंसर का चुनाव करना है। बताइए प्रश्न नंबर 11 में कौन सा विकल्प आपका
सही रहेगा? बिल्कुल सटीक विकल्प कौन सा है प्रश्न संख्या 11 में? तो मित्रों 11वें क्वेश्चन में जो सही आंसर है, देखो और कहो विधि से शब्द पठन सीखा जाता है। क्या सीखा जाता है? शब्द पठन सीखा जाता है। रचना पठन, वाक्य पठन और लेखन पठन से देखो और विधि से नहीं सीखते हैं। विकल्प नंबर आपका जो 1 है वो ही सही आंसर है साथियों 11वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 की ओर आते हैं। तो चलिए 12वां क्वेश्चन, गतिशील चित्रों अथवा दृश्यों को किसके द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? प्रोजेक्टर के द्वारा, टेप रिकॉर्डर के द्वारा, वीसीआर के द्वारा और कंप्यूटर के द्वारा। तो जो गतिशील चित्र अथवा दृश्य होते हैं इसको रिकॉर्ड करने का साधन क्या है? प्रश्न नंबर 12 में राइट आंसर आपको देना है। कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तो देखो प्रश्न नंबर 12 में राइट आंसर बता दीजिए कौन सा है साथियों। यहाँ पर गतिशील चित्र है ना, तो चित्रों को आप टेप रिकॉर्डर से तो कभी भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। और दृश्य तो साथियों ये चीज़ें हम वीसीआर से रिकॉर्ड करते हैं। किससे रिकॉर्ड करते हैं? वीसीआर से। विकल्प नंबर आपका 3 सही है 12वें क्वेश्चन में। ध्यान इधर उधर नहीं भटकाए, इससे क्या क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। आपके 13वां क्वेश्चन, नेत्रों की सर्वाधिक सक्रियता होती है? आदर्श वाचन में होती है, अनुकरण वाचन में होती है, सामूहिक वाचन में होती है या मौन वाचन में होती है? तो बताइए नेत्रों की सर्वाधिक सक्रियता इनमें से कौन से वाचन में होती है? प्रश्न संख्या 13 में राइट आंसर कौन सा होगा? आदर्श वाचन में क्या होता है? अध्यापक आदर्श वाचन करता है, छात्र सुनते हैं, तो सुनने में नेत्रों की सक्रियता नहीं रहेगी। अनुकरण वाचन में छात्र बोल बोल कर वाचन करते हैं। सामूहिक में सभी एक साथ मिलकर के वाचन करते हैं। इन तीनों में ही सर्वाधिक नेत्रों की सक्रियता नहीं होती है, बल्कि जो आपके मौन वाचन होता है साथियों, मौन वाचन में मन ही मन पढ़ा जाता है बिना होठों को हिलाए। ठीक है, इसमें बाहर आवाज नहीं आती है, तो इसमें सर्वाधिक नेत्रों की सक्रियता पाई जाती है। विकल्प नंबर 4 आपका 13वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 14वें क्वेश्चन को देखेंगे। शिक्षण में पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों का मनोरंजन करना, छात्रों को विषय का स्पष्टीकरण करना, निकट के वातावरण का अध्ययन करना और अवकाश का सदुपयोग करना। तो प्रश्न नंबर 14 में जो हम पर्यटन पर बच्चों को घुमाने के लिए मतलब भ्रमण के लिए ले जाते हैं, तो मुख्य उद्देश्य इसका क्या रहेगा? प्रश्न संख्या 14 में राइट आंसर चुनिए साथियों। देखिए हम मनोरंजन करने के लिए पर्यटन पर नहीं ले जाते हैं। दूसरा, तीसरा या चौथा? साथियों विकल्प नंबर आपका 2 सबसे बेटर विकल्प है यहाँ पर, क्योंकि पर्यटन का मुख्य उद्देश्य होता है विषय का स्पष्टीकरण करना, कि जो चीज़ें छात्रों के सब्जेक्ट में जो चीज़ें होती है दी हुई होती है, अगर उनको हम प्रत्यक्ष रूप से उनका अवलोकन छात्रों को करा दे तो छात्र वहाँ से प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। इससे विषय का स्पष्टीकरण अच्छे तरह से हो जाएगा। सेकंड विकल्प आपके 14वें क्वेश्चन में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे। तो चलिए 15वां क्वेश्चन, समस्या समाधान विधि का अंतिम सोपान है आंकड़ों या तथ्यों का संकलन करना, निष्कर्ष निकालना, परिकल्पना का निर्माण करना और मूल्यांकन करना। तो प्रश्न संख्या 15 में राइट आंसर बताइएगा। समस्या समाधान विधि का अंतिम सोपान कौन सा है? जल्दबाजी में उत्तर मत दो, नहीं तो उत्तर गलत होता है। राइट आंसर है आपका मूल्यांकन। समस्या समाधान विधि का अंतिम सोपान है। परिकल्पना का निर्माण और आंकड़ों या तथ्यों का संकलन तो शुरुआत में करते हैं, निष्कर्ष निकालने के बाद में फिर मूल्यांकन किया जाता है साथियों। यहाँ पर समस्या समाधान विधि का अंतिम सोपान पूछा था, न कि प्रयोजना विधि का। अगर आप प्रयोजना पे हो तो आपको प्रयोजना पे नहीं रहना था, आपको समस्या समाधान विधि की सोच करके आंसर देना था। विकल्प नंबर आपका जो 4 है प्रश्न संख्या 15 में, वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। तो 16वां क्वेश्चन, अनुसंधान विधि का गुण नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक विधि है, यह क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित विधि है, इस विधि का विकास आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था और छोटी कक्षाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी विधि है। तो बताइए प्रश्न संख्या 16 में कौन सा विकल्प आपका सही है? अनुसंधान विधि का गुण इनमें से कौन सा नहीं है? देखो अनुसंधान विधि जिसको खोज विधि भी या ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से भी जाना जाता है, खोज विधि है ना, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है और आर्मस्ट्रॉन्ग ने इसका विकास किया था। ठीक है, लेकिन साथियों यहाँ जो चौथा विकल्प है,
छोटी कक्षाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी विधि है। गलत है साथियों, ये छोटी कक्षाओं के लिए नहीं बल्कि जो उच्च कक्षाएं हैं उनके लिए विशेष रूप से उपयोगी मानी जाती हैं, उच्च कक्षाओं के लिए। लेकिन ठीक है, चौथा विकल्प आपके 16वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 की ओर। तो चलिए 17वें क्वेश्चन को देखेंगे। शिक्षा में विकास को लेकर फ्रोबेल का मुख्य योगदान है। वाणिज्यिक शिक्षालय, बालवाड़ी, पब्लिक स्कूल और लैटिन स्कूल। तो बताइए शिक्षा में विकास को लेकर फ्रोबेल का मुख्य योगदान इनमें से कौन सा है। प्रश्न नंबर 17 में राइट आंसर आपको बताना है। देखो 17वें क्वेश्चन में राइट आंसर, फ्रोबेल ने किंडरगार्टन विधि दी थी और साथियों इनका मुख्य योगदान यहाँ पर बालवाड़ी है, मतलब एक स्कूल या विद्यालय का नाम है ये। विकल्प नंबर आपका जो 2 है वो सही है प्रश्न संख्या 17 में। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। तो चलिए 18वें क्वेश्चन को देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 18, अध्यापक के कार्य की सफलता का मूल्यांकन इस तथ्य से किया जाता है कि वह छात्रों से वांछित प्रिय रिक्त स्थान है, परिवर्तन लाने में कहाँ तक सफल हो पाया है, सामाजिक परिवर्तन लाने में, व्यवहारिक परिवर्तन लाने में, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन लाने में और प्रायोगिक परिवर्तन लाने में। 18वें क्वेश्चन में राइट आंसर बताइए। देखो अध्यापक के कार्य की सफलता, कि जो अध्यापक ने कार्य किया है बच्चों को पढ़ाने का या अधिगम करवाने का, उसका मूल्यांकन इस तथ्य से किया जाता है कि छात्रों में वो कहाँ तक वांछित व्यवहारिक परिवर्तन लाया है, क्योंकि अधिगम का मतलब क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन। विकल्प नंबर आपका 2 सही है साथियों 18वें क्वेश्चन में। ठीक है, इस चीज को भी अच्छी तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पर आते हैं। तो चलिए 19वां क्वेश्चन, डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया। फ्रोबेल ने, WH किलपेट्रिक ने, मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने और डाल्टन ने। तो देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक ये है कि हम इसमें क्या करते हैं, डाल्टन शिक्षण विधि नाम आ रहा है तो हम क्या सोचते हैं कि यार इसका विकास डाल्टन ने किया होगा, लेकिन ये गलत है। डाल्टन नामक शहर में किया गया था, डाल्टन ने नहीं किया था। डाल्टन शिक्षण विधि का विकास साथियों मिस हेलन पार्कहर्स्ट के द्वारा किया गया था। विकल्प नंबर आपका जो 3 है आपके 19वें क्वेश्चन में, वही आपका राइट आंसर है। तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या 20 पर आते हैं। आपके 20वां क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 20, परीक्षा के दिनों में अधिकतर प्रयोग ली जाने वाली प्रविधि है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, असाइनमेंट, स्व अध्ययन और परियोजना विधि। 20वें क्वेश्चन में राइट आंसर बताइए कौन सा विकल्प आपका सही है। तो देखो जब हमारे एग्जाम पास में आ जाते हैं तो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का प्रयोग नहीं करते हैं, ना ही परियोजना का करते हैं। अधिकतर इस स्व अध्ययन विधि का प्रयोग किया जाता है, सेल्फ स्टडी कहते हैं ना जिसको। तो लास्ट में तो सभी सेल्फ स्टडी करते हैं साथियों। तीसरा विकल्प आपके 20वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21 पर। तो चलिए, तो साथियों आपके 21वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विधि ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर आधारित है। मॉन्टेसरी विधि, परियोजना विधि, समस्या समाधान विधि और पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। तो देखो ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर आधारित विधि की बात करें तो आपके यहाँ पर मॉन्टेसरी विधि है साथियों। प्रथम विकल्प सही रहेगा। मॉन्टेसरी विधि मॉन्टेसरी के द्वारा ही दी गई थी और इन्होंने ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर सर्वाधिक बल भी दिया था। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 21वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 22 पर। विद्यार्थी डायरी का प्रयोग किस विधि पर आधारित है। बिनेट का विधि, ठेका विधि, ड्रेकाली विधि और स्व मूल्यांकन विधि। तो बताइए प्रश्न संख्या 22 में आपका कौन सा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 22 में देखो प्रारंभिक स्तर पर जो विद्यार्थी डायरी होती है साथियों, इसका प्रयोग बिनेट का पद्धति या बिनेट का विधि पर आधारित होता है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 22वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 23 की ओर। तो चलिए 23वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, सहायक सामग्री का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किस विधि में किया गया। दल शिक्षण विधि में, अभिकर्मित अनुदेशन विधि में, बुनियादी शिक्षा में और खेल विधि में। तो 23वें क्वेश्चन में राइट आंसर बताना है आपको। देखो सबसे पहले भारत में सहायक सामग्री का प्रयोग कौन सी विधि में किया था। अगर आप दल शिक्षण में आते हो तो गलत है,
अभिकर्मित अनुदेशन और खेल विधि में नहीं, बल्कि जो महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा विधि थी, बेसिक शिक्षा जिसको हम कहते हैं, उसमें सबसे पहले सहायक सामग्री का प्रयोग किया गया था। विकल्प नंबर आपका 3 सही है 23वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 24 की ओर। तो चलिए 24वें क्वेश्चन को देखेंगे। दैनिक पाठ योजनाएं आधारित होती है, इकाई योजना पर आधारित होती है, मासिक योजना पर आधारित होती है, वार्षिक योजना पर आधारित होती है और इनमें से किसी पर नहीं। तो देखो, जो हम दैनिक पाठ योजना पढ़ाने से पूर्व बनाते हैं साथियों, ये दैनिक पाठ योजनाएं इकाई योजना पर आधारित होती है। एक इकाई में अधिकतम 6 और न्यूनतम 1 दैनिक पाठ योजना को सम्मिलित किया जाता है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 24वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। तो चलिए 25वें क्वेश्चन को, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक आपकी तरफ से ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों जो लगातार जुड़ रहे हैं, आप अगर उनसे परिचित होंगे तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। रेगुलर यहाँ पर आपको टेस्ट मिलेंगे एग्जाम तक, बिल्कुल रेगुलर कंटिन्यू, ठीक है। 25वां क्वेश्चन है, स्वयं के उदाहरण देना एवं स्वयं के नियम बनाना किस उद्देश्य की पूर्ति को दर्शाता है? ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग और अभिवृत्ति। 25वें क्वेश्चन में राइट आंसर देना है। अगर कोई बालक खुद के उदाहरण दे रहा है, खुद के नियम बना रहा है, तो यहाँ पर आपके ज्ञान की, अवबोध या अभिवृत्ति की पूर्ति नहीं हो रही है, बल्कि ज्ञानोपयोग की हो रही है। थर्ड विकल्प आपके 25वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम प्रश्न नंबर 26 की ओर। तो चलिए 26वां क्वेश्चन, नीलपत्र निर्माण में कौन से उद्देश्य को सम्मिलित नहीं किया जाता है? ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अभिरुच्यात्मक और कौशलात्मक। तो देखो, जो नीलपत्र का निर्माण किया जाता है, नीलपत्र क्या होता है? आधार पत्रक। एग्जाम जब लिए जाते हैं तो पेपर बनाने से पूर्व ब्लूप्रिंट या नीलपत्र बनाया जाता है, जिसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य को रखा जाता है, अवबोधात्मक उद्देश्य को रखा जाता है, कौशलात्मक उद्देश्य को रखा जाता है, लेकिन अभिरुच्यात्मक उद्देश्य को उसमें नहीं रखा जाता है। इसलिए आपका जो थर्ड विकल्प है 26वें क्वेश्चन में, ये आपका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट 27वें क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 आपसे पूछ रहा है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। सूत्र मूल्यांकन नहीं है, सॉरी, सत्र मूल्यांकन है ये, सत्र मूल्यांकन। अर्धवार्षिक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन और इकाई मूल्यांकन। तो इनमें से कौन सी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की तकनीकों में सम्मिलित होती है? देखो, सत्र मूल्यांकन इसमें नहीं आता है, इकाई मूल्यांकन इसमें नहीं आता है और ना ही अर्धवार्षिक मूल्यांकन इसमें आता है, बल्कि जो निदानात्मक मूल्यांकन है साथियों, ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत रखा जाता है। निदानात्मक मूल्यांकन का मतलब सभी समझते हैं, जो छात्र हैं उनकी कमजोरियों का ज्ञान इसमें हमें होता है। थर्ड विकल्प आपके 27वें क्वेश्चन में सही है। अगला प्रश्न देखेंगे तो आपके 28वां क्वेश्चन है, स्थानों, दूरियों को, दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। दिशात्मक कौशल, चित्रण कौशल, स्थितीय कौशल और ग्राफिक कौशल। 28वें क्वेश्चन में राइट आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपका इसमें सही है? देखो, जब हम स्थान जो हैं उनको, जो दूरियां हैं उनको, दिशाएं जो है उनकी सापेक्षिक स्थिति है, इनकी समझने की जो क्षमता है, तो फिर हम उसको चित्रण कौशल कहते हैं साथियों, क्योंकि इनको हम मानचित्र के माध्यम से समझेंगे। किसके माध्यम से? मानचित्र के माध्यम से। इसलिए चित्रण कौशल इसमें सही आंसर आपका 28वें क्वेश्चन में रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि दिशात्मक कौशल सही है, तो नहीं, क्योंकि दिशात्मक में तो दिशाओं की सापेक्ष स्थिति आएगी, लेकिन दूरियां और स्थान तो साथियों इसी में आएंगे, इसी में दिशाओं की सापेक्ष स्थिति भी आ जाती है। इसलिए सेकंड विकल्प ही सही रहेगा आपके प्रश्न नंबर 28 में। अब आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मतलब 29वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 29, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। मिड डे मील मतलब जो MDM होता है ना, उसकी बात की जा रही है। यह EVS शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। उन बच्चों के लिए है मिड डे मील जो खाली पेट आते हैं विद्यालय।
या यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। तो बताइए प्रश्न संख्या 29 में राइट आंसर क्या है। तो साथियों, मिड डे मील इसलिए ही नहीं चलाया गया है कि जो बच्चे विद्यालय से खाली पेट आते हैं उनके लिए, या फिर मूल्यवान समय को ये खराब करे इसके लिए नहीं, बल्कि ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर, इसको आप समझ सकते हो। सेकंड विकल्प सही रहेगा 29वें क्वेश्चन में। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन, कमेंट करके हमें जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा और आपने कितने क्वेश्चन इसमें सही किए साथियों। तो चलिए 30वां और आज का अंतिम क्वेश्चन, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। दत्त कार्य ही आकलन का एकमात्र तरीका है, या दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उपचारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो सबसे बेस्ट विकल्प कौन सा है? देखो, तीसरा विकल्प तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि दत्त कार्य से ही आकलन थोड़ी होता है, और भी चीज़ें होती है। अब दत्त कार्य मतलब बच्चों को दत्त कार्य दे रहे हैं हम, तो अभिभावकों या फिर भाइयों बहनों को करवाने के लिए थोड़ी दे रहे हैं, इसलिए ये भी गलत है। अब दूसरा या चौथा, इनमें से एक विकल्प आपका सही है। कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों प्रश्न संख्या 30 में? तो देखो, राइट आंसर जो है वो है आपका चौथा विकल्प। यहाँ जो दूसरा विकल्प कह रहा है, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है, बिल्कुल राइट बात है। लेकिन इससे भी बेटर विकल्प चौथा है, क्योंकि इसमें कह रहा है ये दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, कि बच्चे इससे सूचना खोजे, अपने विचारों का निर्माण करें और उन्हें उपचारित करने का भी उनको अवसर मिले। साथियों, चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 30 में। अगर आपको लगता है कि प्रश्न नंबर 30 में दूसरा विकल्प सही है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हो, लेकिन चौथा विकल्प सबसे ज़्यादा बेटर है। हालांकि अगर इस पर रीट लगाए तो दूसरा भी सही हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इस क्वेश्चन के लिए आप कमेंट कर सकते हो अगर डाउट है तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से।